हेलो एंड वेलकम टू द टाइनी विंडो। आज मैं आपको सर आर्थर कैनन डॉयल की एक नई कहानी सुनाने जा रही हूँ। दोस्तों, जरा सोचिए, आप पर क्या गुजरेगी जब आपको पता चले आप जिसे प्यार करते हैं वो इंसान अचानक गायब हो जाए। ऐसे वक्त में आप क्या करेंगे? मैं हूँ डॉक्टर वॉटसन और मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ अ केस ऑफ आइडेंटिटी। डिटेक्टिव शेरलॉक होम्स और मैं डॉक्टर वॉटसन बेकर स्ट्रीट के अपने कमरे में बैठे बैठे अखबारों में छपने वाली खबरों के बारे में बात कर रहे थे। थोड़ी देर बातचीत हुई और होम्स अपनी कुर्सी से उठकर खिड़की के पास खड़ा हो गया। नीचे लंदन की सड़कों को देख रहा था। मेरा भी मन हुआ और मैंने भी खिड़की के नीचे झांका। देखा तो एक औरत खड़ी थी, कदकाठी से चौड़ी, एक बड़ी सी टोपी पहने जिस पर सफेद पंख भी था, गले में एक मुलायम स्कार्फ और चेहरे पर गहरी चिंता। होम्स ने सिगरेट जलाई और कहा, मैं इन लक्षणों को पहले भी देख चुका हूँ। ये प्यार का मामला लगता है। लेकिन लड़की गुस्सा नहीं बल्कि परेशान या उदास है। देखते हैं इस बार कौन सी पहेली हमारे दरवाजे पर आने वाली है। कुछ ही पलों में दरवाजा खुला और मिस मैरी सदरलैंड दरवाजे पर आई। होम्स ने सीधा सवाल पूछा, आप टाइपराइटिंग करती है? नजदीक से इतना टाइप करना आपकी आंखों के लिए काफी कठिन होता होगा। उसकी आंखें खुल गई और बड़ी तेज नजरों से होम्स को देखने लगी। आपने मेरे बारे में कैसे जाना मिस्टर होम्स? उसने शर्माते हुए पूछा। बस आपको देख के, होम्स ने हंस के जवाब दिया। मेरा काम ही है लोगों को पहचानना। बताइए, आप इतनी जल्दबाजी में हमारे यहाँ क्यों आ गई? मैरी के चेहरे पर हैरानी नजर आई। हाँ, मैं बस घर से भाग गई। मेरी माँ और मेरे पिता मिस्टर विंडी बैंक, वो पुलिस या आपसे मदद नहीं लेना चाहते थे। सिर्फ इतना कहते रहे, कुछ नहीं हो सकता अब। पर मैंने फैसला कर लिया था आपसे मदद मांगने का। मैंने अपना सामान बांधा और सीधा यहाँ चली आई। आपके स्टेप फादर, जो आपके पिता नहीं क्योंकि नाम अलग है। क्या मैं सही हूँ मिस सदरलैंड? होम्स ने शांति से पूछा। हाँ, कहने के लिए पिता है, लेकिन उम्र में वो मुझसे सिर्फ 5 साल और 2 महीने बड़े हैं। और आपकी माँ? मैंने पूछा। माँ ठीक है, उन्होंने पिताजी के देहांत के कुछ समय बाद दोबारा शादी की, एक ऐसे आदमी से जो उनसे 15 साल छोटा था। और अब बताइए आपकी कहानी। मैं पहली बार अपने प्रेमी हॉस्मर एंजल से गैस फिटर बॉल में मिली। उसके बाद वो अगले दिन हमारे घर आए। इसी तरह हमारी बातें शुरू हुई। फिर हम 2 बार वॉक पर भी मिले। उसके बाद मेरे पिताजी फ्रांस से वापस लौटे और हॉस्मर ने अचानक कहा कि बेहतर होगा हम फिलहाल ना मिले। वो रोज एक चिट्ठी लिखता था जो मैं हर सुबह पढ़ती थी। क्या आप दोनों की मंगनी हो चुकी थी? मैंने पूछा। हाँ, पहली मुलाकात के बाद ही हमने मंगनी की। वो लेडन हॉल स्ट्रीट के ऑफिस में कैशियर है। कौन सा ऑफिस? होम्स ने पूछा। माफ करना मिस्टर होम्स, मुझे नहीं पता, मैरी ने जवाब दिया। तो उनका पता? आप चिट्ठी कहाँ भेजते थे? लेडन हॉल स्ट्रीट। वो वही रहता था, एक सामाजिक सेवा संस्था में। अब मेरी भी जिज्ञासा बढ़ रही थी। कुछ और खास याद है इस आदमी के बारे में? जितना मैं उन्हें जानती हूँ, हॉस्मर बहुत ही शांत और शर्मीले हैं। उन्हें रात में टहलना पसंद है। उनकी आवाज़ काफ़ी धीमी है और नरम भी। उन्होंने कहा था कि बचपन से ही उनके गले की कुछ समस्या है। अपने कपड़ों पर भी अधिक ध्यान देते हैं वो। और हाँ, चश्मा भी लगाते हैं, मेरी तरह, क्योंकि उनकी नज़र कमज़ोर है। फिर होम्स ने पूछा, जब मिस्टर विंडी बैंक वापस शहर से बाहर चले गए तो हॉस्मर ने क्या किया? उन्होंने शादी की बात छेड़ी, मैरी ने शर्माते हुए कहा। सेंट सेवियर्स चर्च में शादी, उसके बाद सेंट पैनक्रस होटल में ब्रेकफास्ट। शादी के दिन जब हम लोग चर्च पहुंचे तो 4 पहियों की गाड़ी आई। हॉस्मर उसी में आने वाले थे, पर कोई गाड़ी से उतरा ही नहीं। गाड़ी के चालक से पूछा तो उसने कहा उसने किसी को उतरते हुए देखा ही नहीं। वो पिछले शुक्रवार की बात थी। तब से ना कोई खबर, ना कोई चिट्ठी, कुछ नहीं। मैरी की आवाज में हताशा साफ झलक रही थी। होम्स चुप रहा, फिर बोला, आपके साथ बहुत बदतमीजी हुई है मिस सदरलैंड। मैं इस मामले को संभाल लूंगा। अब आप इसका बोझ अपने दिल और दिमाग से हटा दीजिए। हॉस्मर एंजल को भूल जाइए। मैरी ने थोड़ा झिझकते हुए पूछा, मेरे लिए बस ये बता दीजिए, क्या मैं फिर हॉस्मर को कभी नहीं देख पाऊंगी? कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर जवाब आया, नहीं, जो कुछ हुआ अब मैं देखता हूँ।
आप बस एक कागज़ पर हॉस्मर के बारे में जितना जानते हो वो लिख देना और जितनी भी चिट्ठियाँ हैं वो मुझे भेज दीजिए। मैरी ने तभी अखबार का एक विज्ञापन और 4 चिट्ठियाँ दी। होम्स ने मैरी का पता लिख लिया, 31 लायन पैलेस, कैम्बरवेल, और मैरी चली गई। होम्स चंद मिनट चुप रहा, फिर अपनी पाइप निकालकर सोचने लगा। होम्स, तुमने कैसे पता लगाया कि वो लड़की टाइपराइटर ऑपरेट करती है? एक टाइपराइटर ऑपरेटर को पहचानना बहुत ही आसान है वॉटसन। उसकी कलाई पे 2 रेखाएं थी। जब वो टाइप करती है अपनी कलाई टेबल पर रखकर, तब वो रेखाएं हाथ पर आ जाती हैं। सिलाई मशीन की रेखाएं अलग होते हैं, वो सिर्फ अंगूठे के विरुद्ध जगह पर दिखाई पड़ती हैं। ये पूरे कलाई पर है। अच्छा, और उसे कम दिखाई देता है, ये कैसे पता चला? होम्स ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा। चश्मे के निशान नाक की दोनों तरफ थे। उसके जूतों पर ध्यान देते तो एक बूट थोड़ा खुला हुआ था। जब कोई जल्दबाजी में तैयार होता है तब अक्सर ऐसी भूल हो जाती है। फिर हम चिट्ठियाँ पढ़ने लगे। चिट्ठियों से कुछ विशेष प्राप्त नहीं हुआ, पर हाँ, एक बात है कि हॉस्मर ने अपनी दस्तखत भी टाइपराइटर से ही की है, ना कि हाथ से। होम्स ने प्लान बनाया। वॉटसन, मैं 2 चिट्ठियाँ लिख के भेजूंगा, एक हॉस्मर के ऑफिस और एक जिस पे मुझे शक है। पूछूंगा कि क्या कल शाम 6 बजे वो मिल सकता है। इन चिट्ठियों से 2 काम हो जाएंगे। कौन से, वो बाद में बताता हूँ। दूसरे दिन शाम को कोई जल्दबाजी में ऊपर की तरफ आ रहा था। देखो वॉटसन, आ गया हमारा शिकार। दरवाजे पर एक आदमी आया। उम्र से अधिक नहीं था, अधिकतर बाल सफ़ेद थे, पर चेहरे पर आत्मविश्वास था। अंदर आते ही उसने होम्स से सीधा सवाल किया, गुड इवनिंग, क्या आपने ही कल शाम मुझे चिट्ठी भेजी मिलने के लिए? जी मिस्टर विंडीबैंक, मुझे लगा ही था आप ज़रूर आएंगे। हाँ, लेकिन मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। माफ़ करना, मेरी बेटी ने आपको तकलीफ़ दी। कोई बात नहीं, ये तो मेरा काम है। आपको जान के खुशी होगी कि मैंने हॉस्मर को ढूंढ लिया है। आइए, आपको मिलवाता हूँ। हॉस्मर ने अपनी टोपी उतारी और कुर्सी पर बैठ गए। ये सब टाइपराइटर से लिखी हुई चिट्ठियाँ हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो हर ई और र अक्षर टेढ़ा है। 14 और ऐसी गलतियाँ हैं इस चिट्ठियों में। इससे क्या साबित होता है मिस्टर होम्स? ये मेरे मित्र आपको बताएंगे, शेरलॉक ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। ज़रूर, मैंने कहा। तो मिस्टर विंडीबैंक, आपको पता ही होगा कि हर टाइपराइटर की एक खासियत होती है कि हर एक टाइपराइटर अलग गलती करता है। जैसे आपका और हॉस्मर एंजल का टाइपराइटर एक जैसी गलती करता है। ये सुन के विंडीबैंक ने अपनी टोपी उठाई और गुस्से में कुर्सी से उठते हुए कहा, यह सब बकवास है। मैं और अपना समय व्यर्थ नहीं करूंगा। आपको हॉस्मर मिले तो बता देना। ये कह के वो जा ही रहा था कि होम्स ने पीछे से कहा, लेकिन मैंने पहले ही उसे ढूंढ लिया है। ये सुनते ही उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। क्या? कैसे? और कहाँ मिला वो? अब छुपाने से कुछ नहीं होगा हॉस्मर, बैठ जाइए, आपकी चोरी पकड़ी गई है। विंडीबैंक कुर्सी पर बैठ गया। पर यह कोई गुनाह तो नहीं है, मैंने कोई चोरी नहीं की। जी, कानूनी तौर से ये गुनाह नहीं है, लेकिन आपने मिस सदरलैंड के साथ जो भी किया वो बहुत ही गलत और बेरहम है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये सब कैसे हुआ, तो गौर से सुनना। अगर मैं कुछ गलत कह रहा हूँ तो मुझे वही रोक देना। तो बात ऐसी है, आपने आपसे 15 साल बड़ी औरत मिस सदरलैंड की माँ से शादी की, सिर्फ पैसों के लिए। सोचा कि जब तक माँ और बेटी इस घर में है, दोनों की दौलत पे आपका अधिकार है। लेकिन मिस मैरी एक बेहद सरल और अच्छी महिला है। कुछ सालों में कोई भी उनसे शादी करने के लिए मान जाता और आपके हाथ से वो आमदनी चली जाती। तो आपने एक तरकीब निकाली, क्यों ना मैरी को ही प्यार के जाल में फंसा लिया जाए और सारा पैसा अपने ही पास रखें। फिर आपने अपना जाल बिछाया और पार्टी की रात आप अपनी पत्नी की आंखों में धूल झोंककर मैरी से मिले। आंखों पर काला चश्मा, नकली दाढ़ी मूंछ और बदली हुई आवाज़। रात के वक्त आपको टहलना पसंद था, क्योंकि अंधेरे में मैरी आपको पहचान नहीं पाएगी, ये आपको पता था। ये सब नाटक चलता रहा, पर विंडीबैंक और हॉस्मर एंजल एक साथ नहीं आ सकते, ये भी एक समस्या थी। तो आपने बिजनेस ट्रिप का बहाना किया और विंडीबैंक को शहर से बाहर कर दिया, ताकि हॉस्मर मैरी को वक्त दे सके। इसीलिए मंगनी आपने सबसे छुपकर कर ली, लेकिन शादी में आप अपनी पत्नी की नज़रों से बच नहीं सकते, यह आपको पता था। इसीलिए आप चर्च आने से पहले ही गायब हो गए। क्या मैं सही हूँ मिस्टर हॉस्मर एंजल?
हाँ, इसकी शुरुआत मजाक मजाक में हुई थी। मुझे नहीं पता था कि मैरी मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी, पर ऐसे हुआ और मैंने उसी का फ़ायदा उठाया। आपने साबित तो कर लिया शेरलॉक होम्स, लेकिन मैंने कोई कानून नहीं तोड़ा, ये कह के वो कमरे से चला गया। होम्स मुस्कुराया। निहायत ही घटिया इंसान है ये जेम्स विंडी बैंक। वो पकड़े जाने पे भी चुप नहीं रहेगा, ऐसे ही गलत काम करता रहेगा और एक दिन जेल में होगा। तो क्या तुम मैरी को बताओगे नहीं हॉस्मर के बारे में? मैंने पूछा। नहीं, मैंने अगर बता भी दिया तो भी वो मुझ पर भरोसा नहीं करेगी। एक औरत का भ्रम तोड़ना बहुत कठिन कार्य है वॉटसन। इस पर हम दोनों हंस पड़े और ये केस ऐसे ही ख़त्म हो गई। तो ये थी ए केस ऑफ आइडेंटिटी की कहानी। कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना।